बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राशिद इकबाल अवान और मैं एक बायोलॉजी टीचर, आपका बायोलॉजी टीचर। आज की इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, किसी भी चीज़ को मुनज़्ज़म करना, एक तरतीब पे एक सीक्वेंस में लेके आने को ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। बेसिकली जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये होती है कि हम इंसानी ज़िंदगी को या किसी भी लाइफ को जिसके अंदर बायोस है उसको ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेवल पर लाइफ के क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन, आगे आगे क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको हम ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमिना ऑफ लाइफ, हम जो फिनोमिना ऑफ लाइफ हैं, कुदरती अवामिल है जो इंसानी ज़िंदगी के अंदर वकूफ़ पजीर होते हैं। बायोलॉजी स्टडी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे कि आप एक बायोलॉजिस्ट हैं क्योंकि आप इस वक्त बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे डिफरेंट लेवल पर। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस का फर्स्ट लेवल हमारे पास आता है वो है सब अटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल का। सब अटॉमिक और एटॉमिक लेवल क्या है? एटम्स हम जानते हैं कि जितनी भी तरह का मैटर्स है वो सब एटम का बना होता है, चाहे वो एलिमेंट्स हों, कंपाउंड्स हों, सब्सटेंसेस हों, सबका सब एटम्स का बना होता है। और एटम्स बेसिकली क्या होता है? एटम्स ए फॉर नॉट एंड टॉम फॉर कट, अ थिंग विच वी कांट कट इट। ऐसी चीजें जिनको हम काट नहीं सकते। एटम एक ऐसी चीज है जिसको हम काट नहीं सकते एक ऐसा पार्टिकल है जिसको हम काट नहीं सकते। एक्चुअली जो एटम्स है ये भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह का। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है एटम्स। एटम्स के अंदर होते ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, कुदरत में जो 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो नेचर्स में है, अब तक हम 118 एलिमेंट्स दरियाफ्त कर चुके हैं। उनमें से 92 जो हैं वो नेचर्स में पाए जाते हैं, बाकी जो बचते हैं वो आर्टिफिशियल हैं, यानी कि लैब में बनाए गए हैं। अब उनमें से जो 16 एलिमेंट्स हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। और ये 99% बनाते हैं टोटल मास किसी भी सेल का। अब नेक्स्ट जो अदर हैं, जो 1% बनाते हैं किसी भी इंसानी जिस्म का 1% मास बनाते हैं, वो हैं पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और साथ में है हमारे आयोडीन। ये कितना बनाते हैं? टोटल 1% बनाते हैं किसी भी इंसानी या किसी भी लाइफ का। देखें जी, protons and neutrons are located inside the nucleus of atom while electron orbit in energy levels electron shells around the nucleus। कह रहे हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये जो हमारा है ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके अंदर होता है? शेल्स के अंदर होता है, जिनको हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। The number of electron in the outermost shells determined, क्योंकि outermost shells में कितने इलेक्ट्रॉन है अगर हमें ये पता करना है, the manner in which atoms react with the each other। outermost shells के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही ये डिसाइड करते हैं कि एक एटम कैसे रिएक्ट करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे आउटर मोस्ट शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही डिसाइड करते हैं कि एक एटम कैसे रिएक्ट करेगा। यही क्या करते हैं? रिएक्शन को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड। जो मॉलिक्यूल्स है किसी भी कंपाउंड्स का एक वो छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट है जो कि जिसके अंदर उस कंपाउंड की तमाम तर खुसूसियात होती हैं। जैसे कि वाटर एक कंपाउंड है, किससे बना है? H2 और O से। किससे बना है जो वाटर है हमारे पास? H2 और O से। ये क्या है हमारे पास? एक कंपाउंड है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यही इस कंपाउंड की खुशियात को रिटेन रखता है, बरकरार रखता है। नेक्स्ट, अब जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पर चलते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल इन ऑर्गेनिज्म, बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट occur in isolated form।
कह रहे हैं कि जो बायो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह पढ़े थे, ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, ये एक दूसरे का आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़े होते हैं। The stable particle formed by such bonding is called as molecular or biomolecules. इनको क्या कहते हैं? जब बहुत से क्या कहते हैं कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? एक बायोमोलिक्यूल बन जाता है। An organism is formed by innumerous number of biomolecules of hundred of different types. हमारा जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग होती है, वो 100 से भी ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। These molecules are the building material and are themselves constructed in great variety and complexity due to specific bonding arrangement. ये हैं, यही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी स्पेसिफिक थिंग के, और इनकी अरेंजमेंट भी में बहुत कम्प्लिसिटी होती है। अब हमारे पास कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं? एक हमारे पास होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मीन स्मॉल और मॉलिक्यूल्स मीन मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया एंड वाटर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मीन हाई और मॉलिक्यूल्स मीन मॉलिक्यूल्स जिनका हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है, जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह। Next, organelle and cell level. Biomolecules assemble in a particular way and form organelles. जब बायोमोलिक्यूल्स एक खास शेप में आके मिलते हैं तो वो सेल ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? सेल का बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। The organelles are actually subcellular structures and when they assemble together unit of life cells are formed. क्या मैंने पहले भी बताया था कि ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक के ऑफ सेल्स के। नेक्स्ट हमारे पास है ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेल स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हमारे सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एक खास फंक्शंस के लिए चुने गए होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन, सेल्स की रिस्पायरेशन करने के लिए जो ऑर्गेनेल काम करता है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन बनाने के लिए होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स ये प्रोटीन की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ द सेल्स आर अकम्प्लिश्ड बाय दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। इन्हीं सारे ऑर्गेनेल की वजह से एक सेल्स का स्ट्रक्चर्स बनता है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। ये एक ऐसा है जैसे एक फैक्ट्री में बहुत से मजदूर मिलकर उस फैक्ट्री के कामों को बनाते हैं। अब देखें जी, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें सिर्फ एक ही सेल्स होता है और वही तमाम के तमाम फंक्शन काम कर रहा होता है, मतलब एक ही सेल का पूरा जानदार होता है। जैसे हम मल्टीसेलुलर हैं, हमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं उनमें सिर्फ एक ही सेल होता है। बेसिकली प्रो का मीन बिफोर होता है, प्रोकैरियोट न्यूक्लियस, जिनके अंदर वाजा न्यूक्लियस नहीं होता। अगला हमारे पास जो लेवल है वो टिश्यूज का है। बेसिकली टिश्यूज क्या होते हैं? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल्स, एक जैसे cells performing similar functions are organized into groups called tissues. जब जिस्म के अंदर सेल्स मिलकर एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो टिश्यूज कहलाते हैं। जैसे कि आपके मैदे के टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं मैदे के अंदर, जो कि मैदे की दीवारों के अंदर पाए जाते हैं, जो कि डाइजेशन का काम करते हैं। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। We can define a tissue as a group of similar cells specialized for the performance of a common function. Group सेल्स का ऐसा ग्रुप जो कि खास काम के लिए बनाया गया हो उसको हम टिश्यू कहते हैं। Each cells in a tissue carry on its own life. यहाँ क्या मतलब हो गया? As cells का जो टिश्यू का जो सेल्स है ये अपनी लाइफ के प्रोसेस खुद कर रहा होता है, लाइक सेलुलर रिस्पायरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का बनाना, सेलुलर रिस्पायरेशन वगैरह। बट इट आल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू। पर
साथ में ये हर टिश्यू का अपना सेल अपने काम तो कर रहा होता है, लेकिन साथ में ये क्या करता है कि उस टिश्यूज के भी वो काम कर रहा होता है। देखिए, मैदे के अंदर जो ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं वो क्या काम कर रहे होते हैं, सेल्स की अपनी रिस्पायरेशन भी कर रही होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस भी कर रहा होता है, और साथ में क्या कर रहा होता है, दीवारों को ऐसे सुकड़ा और फैला रहा होता है ताकि खुराक की ठीक से डाइजेशन हो सके। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, जो मैदे के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यूज है वो क्या कर रहा होता है, वो मैदे की दीवारों को सिकुड़ा और फैला रहा होता है, जो मस्कुलर टिश्यूज मैदे के अंदर होते हैं को ये काम भी कर रहा होता है। साथ में क्या कर रहा होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन और प्रोटीन की सिंथेसिस भी हो रही होती है। अब इनकी मिसालों की तरफ आते हैं। जो पौधों के टिश्यूज हैं उनमें एपिडर्मल टिश्यूज है, ग्राउंड टिश्यूज हैं। एनिमल के टिश्यूज में डिफरेंट टाइप में नर्वस टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यूज हैं। अब नर्वस टिश्यूज की मिसाल लेते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, नर्व्स अपना पैगाम पहुंचा रहे होते हैं। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में सोच की जो चीज बोली जा रही है ये काम तो साथ में हो रहा है, लेकिन ये प्रोटीन की तैयारी और सेलुलर रिस्पायरेशन भी कर रहे होते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन मतलब सांस लेने का अमल होता है, सेल्स को भी सांस चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। टिश्यूज के बाद क्या होता है, ऑर्गेन होता है। जब ढेर सारे टिश्यूज आपस में एक जैसे टिश्यूज मिलकर काम करते हैं। देखें जी, इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज, एक से ज्यादा किस्म के जब टिश्यूज हैव रिलेटेड फंक्शन, जब उनका एक जैसा काम हो तो ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन, वो एक ऑर्गन बना देते हैं। जब बहुत सारे टिश्यूज मिलकर जब ऑर्गेनाइज होते हैं, उनका काम भी एक जैसा होता है, तो वो क्या बन जाते हैं, एक जैसा ऑर्गन बन जाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज ऑफ ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। डिफरेंट टिश्यूज ऑफ ऑर्गन वो अपना मखसूस काम कर रहे होते हैं। एक ही ऑर्गन के डिफरेंट टिश्यूज हैं, वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं और वो ऑर्गन बना देते हैं। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यूज, जिसको मैंने ग्लैंडुलर टिश्यूज भी कहा था। स्टमक इज एन ऑर्गन स्पेशलाइज फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉर द स्टोरिंग फूड्स। क्या काम कर रहा होता है, जो कि आपका मैदा है वो डाइजेशन भी कर रहा होता है प्रोटीन्स की, और साथ में फूड को भी स्टोर कर रहा होता है। टू मेजर टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन दिस इट्स स्ट्रक्चर्स। दो तरह के ऐसे दो टाइप्स के टिश्यूज हैं जो कि इसके स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। आपके स्टमक में दो तरह के ऐसे टिश्यूज हैं जो कि इसके स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, जिनमें से एक है ये ग्लैंडुलर टिश्यूज है, एपिथेलियल या ग्लैंडुलर टिश्यूज है, जिसका काम होता है गैस्ट्रिक जूस खारिज करना और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की डाइजेशन करता है। दूसरा आपके पास मस्कुलर टिश्यूज है, या क्या करते हैं, मैदे को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी वाल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स कर देते हैं ताकि फूड ग्राइंडर हो सके। मेन फंक्शंस क्या है इनका, फूड की ग्राइंडरिंग करते हैं एंड उसको पोस्टीरियस एंड तक लेके जाते हैं। सो टू टिश्यूज परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस व्हिच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ स्टमक। दो टिश्यूज आपस में मिलकर काम करते हैं और बेसिकली ये किसका फंक्शन हो जाता है, स्टमक का फंक्शन हो जाता है। फिर से समझाता हूँ। एपिथेलियल जो टिश्यूज है, एपिथेलियल जिसको ग्लैंडुलर टिश्यूज कहते हैं, ये सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस का काम होता है प्रोटीन की डाइजेशन करना। ये एक मस्कुलर टिश्यूज का क्या काम होता है, मिलके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, ऐसे में उनके अंदर जो मैदे के अंदर खुराक होगी वो पीसी जाएगी और दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे होते हैं। क्या, वो मैदे का फंक्शन कर रहे होते हैं। दोनों मिलकर एक प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा होता है और दूसरा खुराक को साथ में ग्राइंडर कर रहा होता है। दोनों मिलकर एक ही एक काम कर रहे होते हैं और वो है मैदे का काम। अब ऑर्गन सिस्टम क्या है, जब डिफरेंट ऑर्गन मिलते हैं आपस में, जैसे कि मैदा मिल गया, एसोफिगस मिल गई और साथ में लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन मिलके एक काम करेंगे तो ये ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा। अब देखते हैं, डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन मिलकर जो एक खास किस्म का काम कर रहे होते हैं तो इनको क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। In an organ system, एक organ system में each organ carries out its specific function and the function of all organs appear as the function of the organ system. इन organ system में क्या क्या होता है, each organ जो होता है वो स्पेसिफिक फंक्शन का आ रहा होता है और जो फंक्शन होता है वो अपीयर होता है एक ऑर्गन सिस्टम का एंड होता है। आपको एग्जांपल दे दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्ट करना। मेजर ऑर्गन इन द फ्रेमवर्क ऑफ ओरल कैविटी, इसमें जो काम कर रहे होते हैं वो मेजर ऑर्गन कौन से, कैविटी हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, कैविटी हो गया, ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पैंक्रियाज, ये सब के साथ जो मिलकर क्या काम कर रहे होते हैं, इनका काम होता है डाइजेशन। द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट
रूट सिस्टम। जैसे कि रूट सिस्टम जो है वो पौधों में जो ऑर्गन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन एनिमल में वो बहुत कम्प्लेक्स होता है। वो देखें, जब प्लांट्स की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ एक रूट सिस्टम है, छोटा सा है, लेकिन हम सिर्फ डाइजेशन की बात करेंगे, उसमें ओरल कैविटी आएगी, स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पैंक्रियाज। इतना कम्प्लेक्स है हमारा ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल लेवल। डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिज्म। जब ढेर सारा ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो वो एक इंडिविजुअल मतलब एक फर्द बना देते हैं। In organism, the function, process and activity of various organ and organ system are coordinate। देखें जी, जब एक फर्द बन जाता है उसमें तमाम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की जो फंक्शन होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं, एक दूसरे के साथ मिले जुले होते हैं। जैसे जी नर्वस टिश्यूज मिलते हैं और ऑर्गन्स में क्या टिश्यूज में नर्वस सिस्टम मिलते हैं और दूसरे तरह के टिश्यूज मिलते हैं। मैदे के मस्कुलर टिश्यूज, ग्लैंडुलर टिश्यूज मिलके एक फर्द को बना देते हैं जिसमें डाइजेशन होती है, रेस्पिरेशन होती है और साथ में आपके होती है मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं नर्वस सिस्टम के थ्रू। When a man is engaged in continuous and hard exercise, देखिए जब एक बंदा एक हार्ड किस्म की एक्सरसाइज कर रहा होता है, नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग बट आल्सो देयर इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट। सिर्फ इसके मसल ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो रहे थे, इसकी हार्ट बीट और रेस्पिरेशन का रेट भी अप हो जाता है। दिस एक्सेलरेट रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट सप्लाई मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू द मसल्स व्हिच दे नीड फॉर कंटिन्यू वर्क। ये सब की सब चीजें ऑक्सीजन और फूड को सप्लाई करती हैं ताकि ये अपना वर्क जारी रख सकें। पॉपुलेशन लेवल, पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है ऑफ द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के, लोकेट एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। एक ही वक्त में जब एक ही स्पीशीज के और इंडिविजुअल्स रह रहे होंगे उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। जाके ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। अब स्पीशीज क्या है जी? ये तो मेन पॉइंट है। स्पीशीज है क्या चीज? अ स्पीशीज इज डिफाइंड अ स्पीशीज इज डिफाइंड as a group of organism capable of interbreeding and producing fertile offspring। दो पॉइंट यहाँ पे मैंने जरा देखिएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जिसके अंदर इंटरकोर्स करने की ताकत हो और प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके, मतलब फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम स्पीशीज कहते हैं। अब हैबिटेट क्या है? हैबिटेट मीन द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव। जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है उसका हम हैबिटेट कहते हैं, जैसे जिसे उर्दू में मस्कन कहते हैं। ये कम्युनिटी लेवल क्या है? अ कम्युनिटी इज एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, ढेर सारी पॉपुलेशंस का असेंबलेज है, इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, जो एक दूसरे के साथ मिली जुली होती हैं, विद द सेम एनवायरनमेंट। एक ही मोल्ड के अंदर जब बहुत सारी स्पीशीज रह रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? community level। A forest may be considered as the community। It includes different plants, microorganisms, fungi, animal species। Community are collections of organisms in which one population may increase and another may decrease। Biosphere level क्या है? The part of the earth inhabited by organisms। जमीन का वो हिस्सा जहाँ पर जानदार रह रहे होते हैं। Community is known as a biosphere। It constitutes all ecosystem areas where living organisms interact with the non-living component of environment and is also called the zone of the life on earth। जहाँ पर भी एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर रह रहे होते हैं वहाँ उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पे जानदार रहते हैं चाहे वो किसी भी स्पीशीज के हों।